नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र से बेहद दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भीषण सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहन संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि छत्रपति संभाजी नगर जिले में हुई सड़क दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल समृद्धि एक्सप्रेस वे पर शनिवार देर रात तेज गति से आ रही एक मिनी बस ने एक कंटेनर को टक्कर मार दी, जिससे कम से कम 12 लोगों की मौत की खबर है तथा 23 अन्य लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक निजी बस में 35 यात्री सफर कर रहे थे। उन्होंने बताया है कि यह हादसा जिले में एक्सप्रेस वे के बैजापुर इलाके में देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास हुआ है। बताते चले कि यह स्थान मुंबई से करीब 350 किलोमीटर दूर है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि बस चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बस ने पीछे से कंटेनर को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया है कि हादसे में 12 यात्रियों की मौत हो गई है। मृतकों में 5 पुरुष और 6 महिलाएं और एक नाबालिग लड़की शामिल है। अधिकारी ने बताया है कि 23 अन्य यात्री भी गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि मेरी कोई इच्छा महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं पार्टी का सिपाही हूं। पार्टी मुझे कहे कि मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, या पार्टी कहे कि संगठन में काम करना है तो मैं वह करूंगा। तो बताते चले कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी पार्टियां तैयार हैं और इसी कड़ी में अब एक बड़े नेता का बयान सामने निकल कर आया है। शेखावत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी अगर चुनाव लड़ाएगी तो वो चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी कहेगी कि पार्टी के अंदर ही काम करना है तो वो ये भी करने के लिए तैयार हैं। दरअसल राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव है, जिसमें बीजेपी और इसके साथ ही कांग्रेस पूरी तरीके से जान झोंक दी है और जनता को लुभाने के लिए हर तरीके के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। और इसी दौरान वार पलटवार का दौर भी देखने को राजस्थान में बहुत तेजी से देखने को भी मिल रहा है। और इसी कड़ी में अब केंद्रीय मंत्री का ये बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। मेरी कोई महत्वाकांक्षा, पार्टी का निर्देश, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी मुझे कहे कि आपको चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी मुझे कहे कि आने वाले सांसद का चुनाव लड़ना है, वो लड़ूंगा। पार्टी मुझे कहे कि संगठन में काम करना है, मैं संगठन में काम करूंगा। और विचार परिवार कहे कि नहीं, यहाँ भी काम नहीं करना, कहीं और करना है, वहां आकांक्षा। इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है। हमास लगातार बदला ले रहा है और हमास पर भी लगातार इजराइल अटैक कर रहा है। इसी कड़ी में इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इस निकासी ऑपरेशन के तहत अब भारतीयों का चौथा बेड़ा दिल्ली पहुंचा है। बताते चले कि इससे पहले भी तमाम भारतीय भारत आ चुके हैं। इजराइल में करीब 30,000 से अधिक भारतीय रहते हैं। वहीं 274 नागरिकों को लेकर एक स्पेशल विमान दिल्ली पहुंचा है। सभी लोगों के स्वागत के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह एयरपोर्ट पर मौजूद रहे हैं और सभी लोगों का स्वागत किया है। भारतीय नागरिकों के चौथे बैच में 274 नागरिक शामिल रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऑपरेशन अजय के तहत सभी नागरिकों को इजराइल से वापस भारत लाया जा रहा है जो भारत आने के इच्छुक हैं। इसके साथ ही सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया है। ऑपरेशन अजय के तहत भारत आई यात्री पुष्पा सिंह ने कहा है कि वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब भी सायरन और बम ब्लास्ट की आवाजें कान में गूंज रही हैं। बता दें कि ऑपरेशन अजय के तहत अब तक 4 फ्लाइट भारत आ चुकी हैं। इससे पहले इस ऑपरेशन की तीसरी फ्लाइट शनिवार देर रात
इजराइल से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। उस फ्लाइट में 197 भारतीय नागरिक सवार थे, जिन्हें इजराइल से सुरक्षित भारत वापस लाया गया है। वहीं भारतीय नागरिकों के दूसरे बैच में 2 नवजात समेत 235 नागरिक शामिल रहे और इन्हें बीते शुक्रवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। बताते चले कि इजराइल में करीब 30,000 से अधिक भारतीय रहते हैं, जिनको अब ऑपरेशन अजय के तहत धीरे धीरे भारत लाया जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच भारी युद्ध लगातार जारी है। आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। दोनों तरफ से तमाम तरीके का नुकसान हो चुका है। बताते चले कि इजराइल पर जिस तरीके से हमास ने अटैक किया था, इसके बाद अब इजराइल बदला ले रहा है और इजराइल ने अभी तक हमास के हजारों लड़ाकों को मार दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिखे गरबा गीत को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और इसके साथ ही बॉलीवुड जगत के सितारे भी इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिखे गाने पर अब मीत ब्रदर्स ने संगीत दिया है, तो वहीं दिव्य कुमार ने गीत गाया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडलर एक्स पर दोनों का धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि नवरात्रि के खास मौके पर मेरी ओर से लिखा गया गरबा गीत साझा करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है। इसी के साथ उन्होंने मीत ब्रदर्स और दिव्य कुमार को गाने के लिए धन्यवाद भी किया है। तो प्रधानमंत्री ने जो गीत लिखा था उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। इसके साथ ही मीत ब्रदर्स का धन्यवाद भी अदा किया है। ये हम ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के द्वारा साझा किया है। दरअसल इस गीत को बॉलीवुड जगत और इसके साथ ही तमाम भारतीय काफी पसंद भी कर रहे हैं। आप भी इस गीत को सुन सकते हैं, जो अब सार्वजनिक कर दिया गया है। मीत ब्रदर्स के ने प्रधानमंत्री को इस पूरे गाने को लेकर धन्यवाद और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीत ब्रदर्स को धन्यवाद बोला है और दिव्य को भी इस पूरे मसले को लेकर धन्यवाद कहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। नवरात्रि पर्व पर जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का यह पर्व हमें मातृ शक्ति की उपासना तथा सम्मान की प्रेरणा देता है। समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला यह पर्व भारतीय संस्कृति की महान परंपरा का भी प्रतीक है। तो नवरात्रि के पर्व पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम देशवासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान से कामना भी की है। और प्रसन्नता लेकर आए आपकी सभी मनोकामना। नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की उपासना को समर्पित पर्व शारदीय नवरात्र के शुभारंभ पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी भगवती मां दुर्गा से मेरी प्रार्थना है। नवरात्र का यह पावन पर्व समाज में मातृशक्ति की गरिमा और उनके महत्व को स्थापित करता है। हमारी सरकार प्रदेश में माताओं और बहनों के समग्र कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती है। इस दिशा में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़ी बहुत सी योजनाएं लागू की गई हैं। आप सभी के आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य में हम निरंतर अपनी माताओं बहनों के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, ताकि उन्हें सामर्थ्यवान बनाया जा सके। एक बार पुनः आप सभी को शारदीय नवरात्र के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में नवंबर महीने के मध्य में होने वाले विधानसभा के चुनावी रण में
उतरने के लिए सभी दलों ने अपने मोहरे सजाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच कांग्रेस ने रविवार नवरात्र के पहले दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के लिए पार्टी ने 230 सीटों में से 144 पर नामों की घोषणा की है, जबकि छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 30 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। तेलंगाना में पार्टी ने 55 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की 15 अक्टूबर यानी कि आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने आपको बताते चले कि एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आपने विनम्र व्यवहार और विशिष्ट वैज्ञानिक प्रतिभा को लेकर जन जन के चेहरे चाहते रहे और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। राष्ट्र निर्माण में उनके अतुल्य योगदान को सदैव श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंद्रयान 3 की सफलता के कुछ दिन बाद भारत ने पिछले महीने अपने पहले सूर्य मिशन को प्रेक्षित किया। वहीं सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 बिंदु तक पहुंचना है। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपडेट दिया है कि आदित्य L1 जनवरी के मध्य तक लैग्रेंजियन L1 यानी जिसको L1 बोलते हैं तक पहुंच जाएगा। और इसरो प्रमुख एस सोमनाथ का कहना है कि यह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। वर्तमान में पृथ्वी से L1 पॉइंट तक पहुंचने में करीब 110 दिन लगते हैं, इसलिए जनवरी के मध्य तक यह L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। इसके बाद आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 पर लगे पेलोड सूर्य की रोशनी और प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। तो बताते चले कि जनवरी के अंत तक या मध्य तक ये L1 कक्षा में पहुंच जाएगा, जो सूर्य का अध्ययन करेगा। ये प्लाज्मा सहित तमाम चीजों का अध्ययन करेगा, चुंबकीयता के बारे में भी जानकारी एकत्र करेगा, जिसको लेकर अब इसरो ने एक नया अपडेट साझा किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता शारदीय नवरात्रि के पहले दिन के अवसर पर माता मनसा देवी के मंदिर में पहुंचे हैं। हरियाणा की राजनीति के दोनों दिग्गज नेताओं ने मां भगवती के चरणों में माथा टेका है और विधि विधान से पूजा अर्चना की है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बताते चले कि शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंदिर पहुंचे हैं और इस दौरान वो मां भगवती की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम नेतागण भी पहुंचे हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताते चले कि हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां तैयार नजर आ रही हैं और इसी के साथ साथ वो मंदिरों में आशीर्वाद भी लेने पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे हैं मंदिर। मनसा देवी के मंदिर में पहुंचे हैं सीएम खट्टर और यहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से लोकसभा से बीजेपी सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर टिप्पणी करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना राजा बाबू फिल्म के गोविंदा से
की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी अपने संबोधन में के दौरान कहा है कि हम जनेऊ अंदर पहनते हैं, लेकिन वे जनेऊ कोट के ऊपर पहनते हैं। हमारे बारे में तो सब जानते हैं कि ब्राह्मण हैं, लेकिन उनको जब ब्राह्मण बनना होता है तो कोट के ऊपर से जनेऊ पहन लेते हैं। तो कभी वह जालीदार टोपी लगा लेते हैं, कभी कुली बन जाते हैं और पहिए वाली अटैची को सिर पर रख लेते हैं, कभी मैकेनिक तो कभी ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बिना नाम लिए ही राहुल गांधी की तुलना राजा बाबू के गोविंदा से कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि गोविंदा की एक फिल्म राजा बाबू आई थी, जिसमें गोविंदा कभी वकील तो कभी डॉक्टर के रूप में अपनी फोटो खिंचवाता है। मंत्री जी यही नहीं रुके, उन्होंने फिल्मी अंदाज का जिक्र करते हुए अपनी अगली लाइन में पत्थर के फूल का गाना भी गुनगुना दिया। तो कभी वकील की फोटो, वहां बात करते हैं कि हाँ मीट कैसे पकाओगे। जब पंडित जी लोग सब बैठे हैं, वो अपने को कभी कभी बताते पंडित हैं। हम लोग जैसे जनेऊ पहनते हैं तो हमारा जनेऊ अंदर है ना, देखो अंदर है। वो जनेऊ पहनते तो कोट के ऊपर पहनते, कोट के ऊपर। हम कुर्ते के ऊपर क्यों नहीं पहने? क्योंकि सबको मालूम है कि यार ये ब्राह्मण है। नहीं मालूम, हमको बाहर डालने के जनेऊ का जरूरत? बाहर तो वही डालेगा जिसके बारे में कोई लोग कहेंगे यार ये पता नहीं कौन जात का। तो कहेंगे जब उनको ब्राह्मण बनाना है तो जनेऊ बाहर डाल देते। जालीदार टोपी जब लगाना है तो जालीदार टोपी लगा लेते। अरे जालीदार टोपी जनेऊ के बाद छोड़ दो, कभी कुली बन जाता है। नहीं तो अटैची ला दे, और वो बताते पहिया वाली अटैची जो कुली भी जमीन पे लेके चलते हैं उसको वो खोपड़ी बुला दे। कभी ट्रक पे ड्राइवर बन जाता है, कभी मोटरसाइकिल का मैकेनिक बन जाता है, कभी धान रोपने लगते हैं, कभी धान रोपने लगते हैं। एक पिक्चर नहीं आई थी राजा बाबू, देखे थे आप? गोविंदा वाली। गोविंदा उसमें पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसी का झगड़ा बाद में हीरोइन का होता। हमने भी देखा था पिक्चर। तो कभी वकील की फोटो खिंचवाता, कभी डॉक्टर की खिंचवाता, नहीं खिंचवाता। ऐसे एक गाना आया था, कोई पिक्चर थी, उसमें था कभी तू छलिया लगता है, कभी तू जोकर लगता है ना, ऐसे था ना। तो ऐसे लोग इतने बड़े देश जिसकी आबादी 140 करोड़, वहां पर ऐसे लोग अगर बन जाएंगे तो क्या होगा? मीट बनाने की विधि सीखते हैं, शादी की बात करते हैं। इतनी बड़े बड़े नेता वहां बैठ करके देश के बारे में चर्चा ही नहीं करते, और देश आगे बढ़ रहा है तो उसको तकलीफ होती है। यूपी की कानून व्यवस्था की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। अब आगरा चितौरा गांव से भी उत्तर प्रदेश पुलिस का एक ऐसा ही कारनामा सामने आया है। पुलिस ने 33 नामजद आरोपियों के खिलाफ घर घर जाकर नोटिस चस्पा किए हैं। इसी के साथ पुलिस ने ढोल और नगाड़ा बजाकर घोषणा करते हुए कहा है कि नामजद आरोपी न्यायालय में पेश हो जाएं, नहीं तो उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। पुलिस की ओर से लिया गया ये एक्शन गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, आगरा की तस्वीरें हैं। इसमें पुलिसकर्मी साफ तौर पर गांव में मौजूद हैं और ढोल नगाड़े के साथ वो मुनादी करते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने आरोपियों को, नामजद आरोपियों को एक तरीके से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप या तो न्यायालय में पेश हो जाएं, नहीं तो आपके घर की कुर्की जल्द ही की जाएगी, सारी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। ये आगरा पुलिस का अल्टीमेटम है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश के आगरा की पुलिस है जो आरोपियों के लिए अल्टीमेटम लेके आई है। इन्होंने साफ कर दिया है कि आरोपी या तो न्यायालय में पेश हो जाएं, अन्यथा अपनी संपत्ति की कुर्की करवाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अगला एक्शन जो पुलिस का होगा वो यही है कि वो पुलिस अब घर की कुर्की करेगी। पुलिस ने तमाम आरोपियों के घर पर पहुंचकर उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है। ढोल नगाड़े के साथ पुलिस पहुंची है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा से। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं
कि किस तरीके से पुलिसकर्मी पहुंचे हैं आरोपियों के घर और वहां पर नोटिस चस्पा किया है ढोल नगाड़े के साथ, जिसके बाद अब इस एक्शन की चर्चा पूरे आगरा में हो रही है। तमाम गांववासी जो हैं वो पुलिस के इस एक्शन की चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब जो आरोपी हैं, जो बदमाश हैं, उनकी अब खैर बिल्कुल से नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से सतर्क हो गई है। 33 आरोपियों के खिलाफ ये नोटिस जो है वो चस्पा किया गया है और इन लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है इस नोटिस के माध्यम से कि आप जल्द से जल्द न्यायालय में पेश हो जाएं, अन्यथा आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने निकल कर आया है। थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के कदराबाद स्वास्थ्य केंद्र पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं का डॉक्टर की कई सालों से तैनाती न होने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। ये तस्वीरें जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ के कदराबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं, जहां कई सालों से किसी भी डॉक्टर की कोई तैनाती स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई कर्मचारी ही मरीजों का इलाज कर रहे हैं और इसी को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की तैनाती न होने को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो शिवसेना के तमाम कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि जो सफाई कर्मी हैं वही मरीजों का इलाज कर रहे हैं, ऐसे में कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर हम अपने खास प्रोग्राम बात सरोकार में भी चर्चा करते हैं और तमाम अधिकारियों को जागरूक करते हैं, जिससे कि वो इस पूरे मामले को लेकर त्वरित कार्रवाई कर सकें, क्योंकि ऐसे में अगर डॉक्टरों की कमी रहेगी तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही हो सकती है, इससे मरीज की जान भी जा सकती है। ऐसे में एक बार फिर से शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो जागरूक हुए हैं और वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग खंडहर में तब्दील है, इसके आसपास तमाम झाड़ियां हैं। इन्हीं तमाम चीजों को शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो दिखाते हुए नजर आए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कानपुर देहात से सामने निकल कर आ रही है। पूर्व प्रधान की फावड़े से मारकर हत्या के आरोप में पुलिस ने चाचा भतीजे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इससे पहले पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बताते चले कि खेत में तार बांधने को लेकर विवाद हुआ था। बढ़ते विवाद में हत्या में ये तब्दील हो गया था। दरअसल पूरा मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र के नंदना गांव का बताया जा रहा है, जहां 11 अक्टूबर को खेत किनारे तार बांधने के विरोध में गांव के ही रमाकांत कटारिया ने राजेश कटारिया की अपने साथियों के साथ मिलकर दिन दहाड़े फावड़ा मारकर उनकी हत्या कर दी थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रमाकांत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बताया जा रहा था कि गांव के किनारे रमाकांत राजेश कटारिया के फार्म हाउस से लगी बाउंड्री की दीवार से लगा गड्ढा खोद कर तार बांध रहा था और तभी इसका विरोध गांव के ही राजेश कटारिया ने किया था, जिस पर आरोपी रमाकांत कटारिया ने चाचा भतीजे के साथ मिलकर राजेश कटारिया की फावड़े से काट कर हत्या कर दी थी और सभी मौके से फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस ने हत्या के कुछ घंटे बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अन्य फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही थी, जिसके बाद अब पुलिस इन तक भी पहुंच गई और इन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल से पुलिस की लापरवाही का बड़ा मामला सामने निकल कर आया है, जहां के लहरा गांव में रहने वाली नाबालिग पीड़िता के साथ बीते दिनों दुष्कर्म की वारदात हुई, लेकिन पुलिस पर आरोप है कि उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया, बल्कि मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता को बालिग दिखाते हुए दबाव बनाते हुए अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अब पीड़िता और उसके परिवार वालों ने उच्च अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।